हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और अब हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर यानी कि यूनिट 10 के चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस के आखिरी पड़ाव पर, हमारी हनी ड्यू के आखिरी पड़ाव पर। तो चलिए बिना किसी वक्त थोड़ा सा भी वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 132 पर आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सिंपल है, ये अपन ने इससे पहले भी किया था ग्रेट स्टोन फेस 1 में। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो चैप्टर में से उठा के दिए हैं, स्टोरी के बारे में है। अब आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। तो अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग। अर्नेस्ट जो भी बोलता था, उसकी जो भी बातें थी, जो भी ज्ञान वो देता था, वो लोगों की पुरानी जो कहानियाँ होती ना, कही हुई बातें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा ऐसा, वो कहानियाँ कहती थी। तो बिल्कुल सही है, हाँ वो बहुत ही विद्वान की तरह बातें करता था। टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। मतलब दूर दूर से आने वाले लोग जो वैली में उससे मिलने के लिए आए थे, जब वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो गया था, प्रसिद्धि हासिल कर ली थी उसने, और कॉलेज के प्रोफेसर्स और सिटी के बड़े बड़े लोग, ये सब लोग उससे मिलने आते थे, इंटरव्यू करने आते थे। तो वो लोग आके उसका चेहरा बहुत ही ऐसा जाना पहचाना सा पाते थे। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था लोगों के बीच। The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. जब अर्नेस्ट जो है पोएट से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि पोएट और ग्रेट स्टोन फेस में ऐसा वो तुलना कर रहा था ना कि कौन सही है कौन नहीं है, मतलब कौन सही है कौन नहीं, मतलब कि वो इसकी तरह दिखता है कि नहीं, है ना, कि पोएट कहीं ये इनकारनेशन तो नहीं, ये वही व्यक्ति तो नहीं जो ग्रेट स्टोन फेस की भविष्यवाणी वाला जन्म लेने वाला था, ये वही तो नहीं जो पोएट है। तो क्या ग्रेट स्टोन फेस ने हामी भरी थी कि हाँ ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है? नहीं, उसने तुलना की। जब वो तुलना नहीं कर पाया तो अर्नेस्ट निराश हो गया था, जिस पर पोएट ने पूछा था कि क्या हुआ भाई, तुम अचानक से दुखी क्यों हो गए। तो ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स हो जाएगा कि उस ग्रेट स्टोन फेस से मेल नहीं खा रहा था पोएट का चेहरा। आगे है When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, ट्रू है ये सेंटेंस, कि जब अर्नेस्ट और पोएट मिले तो पोएट ने कहा कि मैंने इतना अच्छा व्यक्ति कभी नहीं देखा था, इतना माइल्ड, इतना स्वीट, इतना जेंटल, काइंड, ये सारे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया था। और अर्नेस्ट भी उसके थॉट्स, उसकी पोम, उसके गाने, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा कला से परिपूर्ण समझ रहा था, अर्नेस्ट मान रहा था। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। द पोएट अलॉन्ग विथ अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली। पोएट और अर्नेस्ट ने मिलकर इनहैबिटेंट्स, जो मतलब वैली के रहने वाले लोग थे, उनसे बातें करी मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स होगा, क्योंकि सिर्फ अर्नेस्ट बोल रहा था और पोएट चुपचाप सुन रहा था उन सारे लोगों के तरह। The poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own verses। verses का मतलब यहाँ पर पोएम होता है, यहाँ पर नहीं, verses का मतलब भी पोएम होता है। तो उसकी कविताओं से ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा महान जो था वो क्या थे, अर्नेस्ट के थॉट्स थे। बिल्कुल सही, ट्रू, ये वो बोलता भी है, ये वो चीज़ बोल के भी बताता है कि इसकी जो जीवन है अर्नेस्ट का, वो मेरी कविताओं से कहीं ज़्यादा सुंदर और विनम्र है। अब हम आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन पे, जो कि पेज नंबर 133 पर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। वैली में रहने वाले दूसरे लोगों से अर्नेस्ट अलग कैसे था? तो कैसे था भाई? अर्नेस्ट वाज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली। सबसे पहले तो हम वही चीज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। आंसर को बनाने के स्टेप्स होते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन में कही हुई बात के बारे में बात करें सबसे पहले, उसके बाद में अपनी कहानी की शुरुआत देखें कि आप जो कहानी सुनाने वाले हो उस आंसर में जो कहानी सुना रहे हो, वो उसमें आपको फालतू चीज़ नहीं बताना है जो किसी काम की नहीं है, आपको काम की चीज़ बतानी है। पर ऐसा भी नहीं है आपको टू द पॉइंट एकदम ऐसा लिखना है कि हाँ ये पूछा है तो बता दिया, ये लिखना है। आप उस चीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे की कहानी, मतलब ऐसा बिना सर पैर की नहीं लिखोगे ना, आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप बॉडी बनाओगे और आप कंक्लूजन दोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आप सबको पता है, परिचय देना कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी, ये होता है मेन आंसर,
ठीक है। आंसर लिखने का तरीका इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम किसी भी, आप जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊं, अगर हमने ये ग्रेट स्टोन फेस 2 की कहानी पहले पढ़ ली होती और 1 की बाद में पढ़ते तो क्या मज़ा आता कहानी में, कोई मज़ा ही नहीं आता, उल्टी पुल्टी हो जाती ना चीज़ें। लेकिन इसलिए हम जब आंसर लिखते हैं तो टीचर हमसे पूछ रही है सवाल, हमको देना है जवाब। तो मतलब टीचर अगर हमसे सवाल पूछ रही है तो वो क्यों पूछ रही है, क्योंकि भाई उसको नहीं पता। हमें ऐसा ही सोच के आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं पता। लेकिन जब टीचर आपसे सवाल पूछती है तो वो आपसे ये नहीं जानना चाहती कि आपको आंसर आता है कि नहीं, वो आपसे आंसर सुनना चाहती है। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन की बात लिख दी कि अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली, कि वो उन लोगों से अलग था, अनलाइक था, लाइक नहीं था, कैसा था, अनलाइक था। फिर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी में लिखेंगे ही वॉज अ सिंपल, गुड, सिंपल हार्टेड, नोबल एंड थॉटफुल पर्सन। ये बात कह दी हमने, विशेषता बताई कि भाई ऐसा था इसलिए वो अलग था। ही हैड बीन अ हाईलाइट, वो वैली का हाईलाइट था, लोग उसकी वजह से भी वैली को जानते थे कई बार। ही डिड नॉट गो विद द क्राउड, है ना, वो भीड़ के साथ नहीं चलता था, जैसे भीड़ सब जा रही है, हाँ ब्लड एंड थंडर है, हाँ गैदर गोल्ड है, ऐसा नहीं है। वो सही बात समझता था, बात सही है कि नहीं है। यहाँ तक अपनी बॉडी कंप्लीट हो गई। आखिरी लाइन में कि उसकी आखिरी अच्छी आदत क्या थी, कंक्लूजन कैसे करेंगे, और वो लोगों से व्यवहार अच्छा करता था। तो ही वेलकम टोटल स्ट्रेंजर्स एज प्रॉफिट्स, मतलब कोई अनजान भी होगा तो उनका जो वेलकम था, उनका जो स्वागत था, वो कैसा करता था, जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े संत महात्मा हो। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे एक जो है आंसर का बनावट कैसे रहेगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में एक्चुअली क्वेश्चन का ही हिस्सा आ जाता है, जो क्वेश्चन में कही हुई बात होती है वो हम कहते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप ये तो बोलेंगे नहीं, सिर्फ अपना नाम बता दिए, नहीं मेरा नाम ये है, इस तरीके से XYZ है मेरा नाम, तो आप ये पूरा बोलेंगे ना, मेरा नाम ऐसा है। इसीलिए एक ढांचा हर चीज़ का होना ज़रूरी होता है, ताकि आप जब कोई बात बताएं तो वो चीज़ पूरी तरीके से समझ में भी आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वो चीज़ ऐसे समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको आता है, आपने सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं किया है कि क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था इसीलिए वो लोगों से अलग था। ये आंसर नहीं है। कितनी पूरी 2 चैप्टर लिखे अर्नेस्ट के ऊपर, एक लाइन में थोड़ी ना आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरी विशेषता तो बतानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम आंसर बनाएंगे और याद रखेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, Why did Ernest think the poet was like the stone face? अब अर्नेस्ट को ऐसा क्यों लगा कि जो पोएट है वो स्टोन फेस की तरह है। द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स, वो बहुत ही खूबसूरत गाने लिखता था। ही हैड सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम्स, उसने अपनी कुछ कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी बताया गया था। सेलिब्रेटेड मतलब उसकी विशेषता बताई गई थी, उसकी खासियत बताई थी। व्हेन अर्नेस्ट रेड दिस पोएम ही बिकेम कन्विंस्ड दैट द पोएट वाज लाइक द स्टोन फेस। उसने क्योंकि स्टोन फेस के बारे में कविता लिखी थी तो अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि शायद ये भी स्टोन फेस के बारे में वैसा ही सोचता है जैसा मैं सोचता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे लिए तो स्टोन फेस बहुत ही बड़ी चीज़ है। वो सिर्फ एक पत्थर या एक चट्टान या एक इंसान की तरह दिखने वाली शक्ल वाला कोई पत्थर नहीं है, वो मेरे लिए शिक्षक है, मेरा साथी है, इतने सालों से मैं उसे देख रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं उससे बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको लगा अगर किसी ने उस पर कविता लिखी है तो उसके लिए भी उस चीज़ की अहमियत उतनी ही होगी। इसीलिए उसको ऐसा लगा, क्योंकि कवि एक तो दूसरी कविताएं भी अच्छी लिखता था और उसके साथ साथ उसने ग्रेट स्टोन फेस पर भी कविताएं लिखी थी, इसीलिए वो कन्विंस हो गया कि हाँ ये हो सकता है। अगला है, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स। पोएट ने अपने ही ख्यालों के बारे में, अपनी ही कविताओं के बारे में क्या कहा। द पोएट कन्फेस्ड दैट, उसने अपनी सच्चाई बताई। कन्फेस करना मतलब कोई चीज़ दिल से, दिल हल्का करना, बोल देना। कन्फेस किया दैट ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द स्टोन फेस। जब अर्नेस्ट तुलना करते हैं और निराश हो जाते हैं और पोएट उससे पूछते कि क्यों हुआ भाई, तुम निराश क्यों हो गए, तो अर्नेस्ट कहता है कि क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इसकी समानता हो इस स्टोन फेस की, पर तुम नहीं हो, मतलब क्योंकि चेहरा नहीं मिल रहा ना। तो वो पोएट बोलता है कि तुमने ये उम्मीद भी कैसे कर ली कि मैं इस स्टोन फेस की समानता हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ।
His actions and life did not match with his thoughts. उसके जो लाइफ थी, उसकी जो जीवन शैली थी या उसके जो ख्याल थे वो उसके असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वो भले ही उसकी सोच कितनी सुंदर कितनी बेहतर हो, पर उसका जीवन जीने का तरीका और उसका जीवन अब तक जो रहा है वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी उसकी कविताओं जैसी नहीं थी। वो कहता है कि मेरी कविताएं भले स्वर्गीय गाने की तरह होंगी लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है What made the poet proclaim Ernest was the stone face? अब ये क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यही तो पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है कि जब पता चला कि अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस की समानता है, वही महान और विनम्र व्यक्ति है, तो वो कैसे पता चला, ऐसे कैसे प्रूव हो गया कि अर्नेस्ट ही है। अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस। एक मीटिंग में गए वो लोग जहाँ पे वो पड़ोस के लोगों से अर्नेस्ट मिलता था। अर्नेस्ट अड्रेस्ड द गैदरिंग। उसने बातें करना शुरू करी, अपने दिल की मन की बातें। हिज वर्ड्स हैड पावर एंड हिज थॉट्स हैड डेप्थ। ये चीज़ किसने ध्यान दी? पोएट ने ये चीज़ पर ध्यान दिया कि उसकी बातों में दम था और उसके ख्याल जो थे, उसकी जो भी सोच थी वो बहुत गहरी थी। They were the words of life, a life of good deeds and selfless love. वो जो शब्द थे वो जीवन देने लायक, जीवनदायक शब्द थे सारे, और ऐसे शब्द थे जो कि एक निस्वार्थ प्रेम करने वाला व्यक्ति और अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। The poet was convinced that Ernest was much nobler than him. पोएट इस चीज़ से कंफर्म कर लिया था, उसने इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी, वो मान चुका था इस चीज़ को कि अर्नेस्ट का पूरा जीवन ही उसके लिखी हुई कविताओं से भी ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा महान है। Ernest's face had such a grand expression that he declared that Ernest bore the likeness of the great stone face. और ये मीटिंग देते वक्त अर्नेस्ट के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो देख के पोएट खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाने लग गया कि अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस की समानता है। तो क्योंकि वो लोग मीटिंग में गए थे जहाँ पे अर्नेस्ट ने अपने लोगों के सामने बातें कहीं, वो बातें इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक थी कि ये बातें सुनकर सबसे पहले तो कवि को ये लग गया कि हाँ, इसकी बातें ही ऐसी हैं, क्योंकि इसकी बातें और इसका जीवन एक जैसा हैंड इन हैंड चलता है, एक साथ चलता है, तो इसकी बातें ही, इसका जीवन ही मेरी कविताओं से भी ज़्यादा महान और ज़्यादा बड़ा है। बहुत ही विनम्र व्यक्ति है ये। और जब वहाँ पे उन बादलों की धुन में उसको वो चट्टान दिखी जो बिल्कुल अर्नेस्ट के चेहरे के ऊपर सफ़ेद बालों की तरह था, तो वो मान गया कि हाँ, ग्रेट स्टोन फेस का हमशक्ल ये ही है और कोई नहीं। राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि सेंटेंस किसके बारे में कहा गया है, पोएट के बारे में या अर्नेस्ट के बारे में। तो जिसके भी बारे में कहा गया आपको आंसर में वो लिखना है। पहला है देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। उसके शब्दों के बीच में और उसके जीवन शैली के बीच में अंतर था, वो पोएट था, क्योंकि अर्नेस्ट का जीवन और उसकी बातें तो एक जैसी थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पोएट हो जाएगा। His words had the power of truth as they agreed with the thoughts. उसके जो शब्द थे वो सच्चे थे क्योंकि उसकी सोच और उसका जीवन मिलता जुलता था। तो ये तो भाई अर्नेस्ट ही हो सकता है, क्योंकि जो परफेक्ट इंसान है इस कहानी के अनुसार वो कौन है? अर्नेस्ट है। His words were as soothing as a heavenly song. एक स्वर्गीय गाने की तरह बहुत सौम्य और प्रेरणा देने लायक और सुकून देने लायक थे, बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेग ड्रीम। वेग का मतलब होता है यूजलेस तरीके से, एक कोई जैसे हम बिना किसी मतलब का कहेंगे ऐसा, वैसा सपने की तरह हम उसे सोच सकते हैं। तो वो पोएट ने कही थी ये चीज़ कि भले ही मेरे गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते होंगे, बहुत ऐसा हेवनली सॉन्ग की तरह लगते होंगे, लेकिन वो एक सपने से कम नहीं है। उसके बाद है हिज थॉट्स वर वर्दी। हाँ बिल्कुल, ख्याल तो इस लायक थे, ख्याल इस काबिल थे पोएट के कि उसको समानता माना जा सकता था, लेकिन अगर उसका जीवन अच्छा होता, उसको खुद में विश्वास होता चीज़ों को लेकर, तो ज़रूर पोएट वो समानता हो सकता था। लेकिन सिर्फ उसके थॉट्स वर्दी थे, उसके ख्याल इस काबिल थे, तो वो कौन था? पोएट। वट ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ। जो भी उसने कहा वो सच्चाई ही थी, मतलब उसने सच्चाई कही थी, जो बात वो कह रहा था वो सच नहीं थी, वो सच्चाई बोल रहा था। ठीक है, तो अर्नेस्ट मतलब अंतर ये हो जाता है कि आप उस बात को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हिज पोएम्स वर नोबल।
पोएट की पोम्स ही नोबल थी, क्योंकि अर्नेस्ट तो पोम्स लिखता नहीं था, तो ये पोएट के लिए बोला गया है। हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, ये तो अर्नेस्ट है भाई, क्योंकि ये चीज़ पोएट ने खुद ने बोली थी कि इस व्यक्ति का पूरा जीवन, इसके ख्याल, इसकी सोच, इसकी महिमा, ये महानता, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिखे हुए पोम से कई गुना ऊपर हैं। उसके बाद है ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, ये कमज़ोरी हमारे पोएट की थी, हमारे कवि की थी कि वो अपने ही ख्यालों के बीच में कभी कभी विश्वास नहीं कर पाता था, ये पोएट करता था। His thoughts had power as they agreed with the life he lived, हाँ उसके ख्यालों में, उसके जीवन की तरह ही जो एक ताकत थी कि उसके ख्यालों में, उसकी बातों में दम था, क्योंकि वो उन्हीं ख्यालों के बलबूते पे अपना जीवन जीता था। तो ये अर्नेस्ट था। ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, महानता जो है वो सच्चाई में है। ट्रूथ इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन, और सच्चाई किसी के जो काम हम करते हैं, जो कर्म करते हैं जीवन में, उससे समझ में आता है कि हम कितने सच्चे हैं। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट, वो सच्चाई बोलता था, वो सही था, इसलिए वो महान था, और वो कोई नहीं, हमारा अर्नेस्ट ही था। फिर 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। कॉमन कंसेंट का मतलब है, कंसेंट का मतलब है हामी भरना, सहमति देना, और कॉमन कंसेंट मतलब सारे ही लोगों ने मिलकर हामी भरी, इस चीज़ को सहमत हुए इस चीज़ से लेकर कि कौन ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की तरह एग्जैक्टली दिखने वाला व्यक्ति अर्नेस्ट था, जो लोगों ने एक मत सहमत हुए थे। सेकेंड पार्ट है उसका, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट। जब ये सारी बातें हो गई कि ये पता चल गया कि अर्नेस्ट ही जो है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है, वो ही वो व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, तो क्या अर्नेस्ट ने उस बात को माना? उस बारे में उसने क्या कहा? तो नो, क्योंकि वो नहीं मान रहा था उस चीज़ को। अर्नेस्ट स्टिल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था। उसको देखो, वो उसने गैदर गोल्ड और ब्लड एंड थंडर को नहीं माना, क्योंकि उनमें उसको वो महानता नहीं दिखी, लेकिन वो इतना सच्चा और इतना सौम्य व्यक्ति था, इतना साधारण व्यक्ति था कि उसको ये भी नहीं लग रहा था कि मैं वो महान व्यक्ति हो सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरों में महानता ढूंढ रहा था, तो वो खुद को महान कैसे मानेगा। तो वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि जो भविष्यवाणी है वो सच हो गई है। ही होप दैट समडे अ मैन वाइजर एंड नोबलर दैन हिम वुड कम, कि किसी दिन मेरे से भी ज़्यादा विद्वान और मेरे से भी ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आएगा, एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस, और वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा। तो वो कह रहा था कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आएगा एक दिन, जो इसकी तरह दिखेगा, वो होगा भविष्यवाणी पूरी करने वाला व्यक्ति, मैं वो नहीं हूँ। वो खुद को नहीं मान रहे थे। अब है वर्किंग विद द लैंग्वेज स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है सन गोइंग डाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है इन तीनों में से, उसका हमें आंसर लिखना है। अगर सन गोइंग डाउन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो छोटा हो रहा है? नहीं। क्या वो कमज़ोर हो रहा है? नहीं। वो डूब रहा है ना, और डूबने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी के अंदर डूब गया। सन जो है, सूरज ढल रहा है, तो ये सेटिंग हो जाएगा, इसका मतलब सन इज सेटिंग। तो मतलब ये जो फ्रेज है इसका सही अर्थ बताना है इन तीनों ऑप्शन में से चूज करके। आगे करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ब्राइटनिंग, अब कोई चीज़ ब्राइट हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि वो चमकदार और अच्छी सुंदर लग रही है, या उसका ग्लो बढ़ जा रहा है, या और ज़्यादा उम्मीद जग रही है आपको। तो यहाँ पर उम्मीद की बात तो नहीं हो रही है, और ना ही किसी को हम स्पेशल ग्लो दे रहे हैं। आप सिर्फ ग्लो ना देखें, यहाँ देखें कि उसकी वजह से क्या उम्मीद बढ़ रही है, नहीं। लैंड करने का मतलब होता है किसी को देना, उधार देना। तो क्या वो किसी को ग्लो दे रहा है? नहीं, वो खुद ही ब्राइट हो रहा है और खुद ही चीयरफुल हो रहा है ना। कोई चीज़ ब्राइटनिंग है तो ये क्या हो जाएगा, मेकिंग इट लुक ब्राइट एंड चीयरफुल। आगे बढ़ते हैं अगले पे, स्पेशियस। कोई चीज़ स्पेशियस है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जगह है, फैला हुआ है। जैसे कोई कमरा स्पेशियस होता है, घर स्पेशियस होता है ना, रेस्टोरेंट स्पेशियस होता है। तो लोनली एंड वाइल्ड, स्पेशियस का मतलब कि जहाँ पे खाली जगह है, नहीं। यहाँ पे खालीपन है, नहीं। बिग एंड वाइड, बड़ा और चौड़ा,
या स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कि वो ज़रूरी भी है और वो बहुत खास है, नहीं, खास नहीं है, वो क्या है, बड़ा और चौड़ा है। स्पेस से बना है ये शब्द, स्पेस से ये स्पेशियस बन गया है, ठीक है। तो स्पेशियस का मतलब तो फिर जगह ही होगी जो कि बड़ी और चौड़ी होगी, ठीक है। अगला है प्रोफेसी, जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी का कोई प्रोवर्ब होती है, कोई कहावत होती है, नहीं। उसके बाद में रूमर होता है, कोई अफवाह होती है भविष्यवाणी, नहीं, बल्कि वो पहले से बताया जाने वाला भविष्य होता है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन बना है प्रिडिक्ट शब्द से। प्रिडिक्ट का मतलब ये होता है कि पहले से बता देना। जैसे लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना कि मैच हो रहा है, इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो कुछ लोग होते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि कौन जीतेगा, है ना। तो क्या होता है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जीतेगी, आज ऐसा लग रहा है कि ये टीम जीतने वाली है, तो वो प्रिडिक्ट करने वाली बात हो जाती है। तो प्रिडिक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मार्वेलस। मार्वेलस मतलब बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। वंडरफुल, सरप्राइजिंग और शॉकिंग। तो शॉकिंग तो बिल्कुल नहीं है, सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जब वंडरफुल दिया हुआ है तो सरप्राइजिंग का कोई काम ही नहीं, क्योंकि वंडरफुल का अपने आप मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और मार्वेलस का भी मतलब सेम होता है। तो इसका सही आंसर वंडरफुल हो जाएगा। अगला है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनाउंस करके बताई गई हो, ठीक है। तो रिवील करना तो मतलब खुलासा कर देना हो जाता है, और शाउट का मतलब सिर्फ साधारण तरीके से चिल्लाना। लेकिन डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ अनाउंस करी है, जो चीज़ बोली है, वो अब एक स्थापित तथ्य हो चुका है, वो एक फैक्ट बन चुका है। जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया कि आज से ये नया रूल होगा स्कूल में, है ना, या फिर ये डिक्लेयर कर दिया कि कल छुट्टी है, ये डिक्लेयर कर दिया, तो वो एक फैक्ट बन गया। वो उसका आपने खुलासा नहीं किया है और ना ही वो आपने चिल्ला चिल्ला के बताया है, लेकिन आपने उसको अनाउंस कर दिया है कि ये एक चीज़ है जो लागू कर दी जाएगी, तो वो प्रोक्लेम हो गया, डिक्लेयर हो गया। अगला है सीज। मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी बताया था कि सीज का मतलब होता है खत्म होना, अंत पर आना। तो हैपन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो रहा है और कुछ खत्म होने में क्या समानता होगी। स्टॉप होगा इसका सही। रिमेन का मतलब तो रुक जाना होता है और हैपन का मतलब चलते रहना होता है, रुकना। रिमेन का मतलब होता है पॉज, हल्का रुकना, कि आप जहाँ हैं आप वहीं पर हैं, पर यहाँ खत्म नहीं हुआ है रास्ता, है ना, रास्ता खत्म होता है स्टॉप पर। तो सीज का मतलब होता है अंत पर आकर रुक जाना, मतलब स्टॉप इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अ नाइट्स शेल्टर, या तो साधारण तरीके से शेल्टर, या फिर रात को रुकने के लिए एक बसेरा चाहिए उनको, आश्रय चाहिए। तो उसका हॉस्पिटैलिटी तो वो होगी जब आप रुकोगे तो आपको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी और सेफ्टी भी मिलेगी, लेकिन आप स्टे करोगे तभी तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो आपको तीनों ऑप्शन से ये देखना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तभी जाके सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि स्टे दिख गया तो स्टे कर दिया, हो सकता है दूसरा ऑप्शन थोड़ा मिलता जुलता हो, कंफ्यूज नहीं होना है, उस चीज़ को देखना है कि स्टे दिया हुआ है, ठीक है, पर बाकी के दो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है, सीधी मीनिंग भी दी होती है, जैसे रिमेन, और इसके पहले वाले में रिमेन का मतलब रहना होता है और स्टॉप का मतलब रुकना होता है, कहीं ना कहीं एक समान है, मिलते जुलते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सीज के मतलब खत्म की बात होती है, इसीलिए स्टॉप को चूज किया गया है और रिमेन को नहीं। तो इसीलिए सारे ऑप्शंस को देखें, समझें, उसके बाद सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर है गेज्ड, जिसका मतलब होता है निहारना। तो वॉन्डर करना, वॉन्डर अबाउट तो होता है भटकना, या फिर थॉट ऑफ मतलब सोचना। तो स्टेयर्ड की बात हो रही है, घूरने की जो बात होती है वो होता है गेज्ड। सही मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग निकालना है स्टेयर्ड एट। फिर है टू कॉन। टू कॉन का मतलब होता है ले लेना। आपने कोई चैलेंज ले लिया हो, आपने कोई बात अपने ऊपर ले ली हो, है ना, बुरा मान के बैठ गए हो, वैसी चीज़ है। तो चैलेंज्ड, चैलेंज्ड का यहाँ मतलब हुआ कि चैलेंज करना। रिजेंबल किसी से मेल खाना, और अज्यूम मान लेना। तो टू कॉन का मतलब यही होता है कि खुद पे ले लेना, खुद पे मान लेना। कोई आपसे बोलता नहीं है। अज्यूम का मतलब होता है तुक्के से, तुक्का मारना, कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, मान लिया, वो होता है अज्यूम करना। और टू कॉन का मतलब भी वही होता है कि आप कोई चीज़ फैक्ट के साथ आपको नहीं कही गई है, पर आपने खुद से वो चीज़ मान ली है, आपने वो चीज़ टुक कर ली है, ले ली है अपने। तो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है और समझना है कि इनमें ये जो वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं या कहीं से कहीं सिमिलर हैं। तो चलिए देखते हैं।
आई डू होप आई विल लिव टू सी हिम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको देखने के लिए जीवित रहूँगा। ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। अब आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल हुआ है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई, विल का यूज़ हुआ है फ्यूचर बताने के लिए। बात ये हो रही है कि उसको देखने के लिए मैं जिंदा रहूं, विल की बात हो रही है, ठीक है। ही विल कम, वो आएगा, ही विल, द मैन विल कम, फ्यूचर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, गैदर गोल्ड इज अराइविंग टुमारो। अब ING लगा है, मतलब कंटिन्यू हो रही है चीज़, लेकिन बात कब की हो रही है, टुमारो की हो रही है। तो बात तो ये भी फ्यूचर की है, भले ही उसमें ING लगा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, टुमारो की हो रही है कि गैदर गोल्ड कल आ रहे हैं। तो जब बात कल की हो रही है तो टेंस तो फ्यूचर ही हुआ, से पीपल सेड। अब ब्लड एंड थंडर स्टार्ट्स हिज जर्नी बैक टू द वैली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक तो ठीक था कि ब्लड एंड थंडर स्टार्ट्स हिज जर्नी बैक टू द वैली, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जब वो चीज़ नेक्स्ट वीक की बात आ गई, मतलब वो बात अगले हफ्ते चली गई, तो ये वाली जो थी स्टार्ट्स, नॉर्मल मतलब प्लूरल, ये वर्ब में एस लगा दिया, तो ये जो हो जाएगा ये भी फ्यूचर में ही चला गया, है ना। फिर क्या है, द ग्रेट मैन इज गोइंग टू स्पेंड हिज ओल्ड एज इन हिज नेटिव टाउन, कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जो महान व्यक्ति है, ग्रेट मैन, वो अपना बुढ़ापा अपने नेटिव टाउन में बिताने वाला है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं है, ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि चाहे वो विल हो या वो अराइविंग हो, नॉर्मल वर्ब का फॉर्म हो या गोइंग टू की बात है, बात ये हो रही है कि उस सेंटेंस के अर्थ से पता चलता है कि वो फ्यूचर टेंस है। तो जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस के साथ दरअसल ये होता है कि जैसे पास्ट है, पास्ट के वर्ब में ईडी लग जाता है तो ये पता चल जाता है कि वो पास्ट टेंस हो जाएगा, या वहाँ पे हैड जैसा शब्द यूज़ हो जाता है तो पता चल जाता है कि वो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बिना किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किए ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिनका अर्थ फ्यूचर में चले जाता है। जैसे कि फ्यूचर टेंस की जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बात फ्यूचर की नहीं करते, लेकिन जब उनको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो वो फ्यूचर टेंस के बारे में बोलते हैं। जैसे कि विल है तो वो तो सीधी बात है कि फ्यूचर है, लेकिन इज अराइविंग से तो आपको लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, लेकिन बात तो कल की हो रही है ना भाई, टुमारो, कल, आने वाला कल, तो मतलब फ्यूचर में चली गई, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। स्टार्ट्स इज द जर्नी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की बात अगर कर रहे हैं तो वो तो भाई फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इज गोइंग टू स्पेंड, करने वाला है ना, मतलब वो भी फ्यूचर में हुआ है, ना हो रहा है, ना हुआ था, लेकिन होने वाला है, कब, भविष्य में होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात करेंगे कि कभी भी विल और शाल को देख कर ये ना सोचें कि विल शाल है तो फ्यूचर टेंस है और विल शाल नहीं है तो फ्यूचर टेंस नहीं है। नहीं, विल शाल है तो पक्का फ्यूचर टेंस होगा, लेकिन आपको सेंटेंस को पढ़ के समझने की ज़रूरत है कि वो सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस के भी हो सकते हैं। Notice that in these sentences verbs in bold type are in 4 different forms। 4 अलग अलग फॉर्म थे, will वाले थे, ING वाले थे, starts का सिंपल S वाला फॉर्म था और उसके बाद going to था, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग फॉर्म थे, denoting 4 important ways of expressing future time। ये 4 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हो। None of these can be said to be exclusively used to show future time। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनको फ्यूचर टाइम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। दो ईच इज़ यूज टू रेफर टू सम एक्शन इन फ्यूचर, क्योंकि हर ऐसे को हम कभी कभी फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। हम इनको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि इनको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल करना है। आगे हैं कुछ सेंटेंसेस जिनमें हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज मोर नेचुरल इन दीज सेंटेंसेज एंड सर्कल योर चॉइस। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आई विल वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, या आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि मैं आज की शाम बिजी हूँ, फ्री नहीं हूँ मैं आज की शाम, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगी या मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ।
वो पहले से ही बता रही है कि मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, है ना। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ये सही हो जाएगा क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगी इसलिए मैं बिजी हूँ, ये होता सेंटेंस तो सही था। पर उन्होंने पहले बता दिया कि ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन का कारण क्या है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ पहले से ही, ठीक है। फिर है हैव यू डिसाइडेड वेयर यू विल गो फॉर योर हायर सेकेंडरी। यस आई हैव, आई विल गो टू केंद्रीय विद्यालय या आई एम गोइंग टू द केंद्रीय विद्यालय। आई एम गोइंग टू द केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है और अब वो उसको बता रहे हैं। अब वो ये चीज़ सिर्फ एक सपना नहीं है कि मुझे जाना है, आई विल गो, मैं जाऊंगी नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय जा रही हूँ। वो चीज़ डन हो चुकी है, वो चीज़ डिसाइड हो चुकी है, तो आई एम गोइंग, ऑलरेडी वो चीज़ प्रोसेस में है जो फ्यूचर में जाके पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है डोंट वरी अबाउट द डॉग, इट वोंट हर्ट यू या इट इजंट हर्टिंग यू। उस कुत्ते से मत डरो, वो तुमको कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते कि जब कुत्ता कुछ करने लग जाता है तभी वॉर्न करते हैं, नहीं। उस कुत्ते से मत डरो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आपको उसे अश्योरेंस देना है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। ये जो वोंट है ये विल नॉट का शॉर्ट है, ठीक है। इट विल नॉट हर्ट यू ऐसा हो जाएगा, इसीलिए इट वोंट हर्ट यू उसका शॉर्ट फॉर्म है। वेदरमैन हैड प्रेडिक्टेड दैट इट इज स्नोइंग इन रानीखेत टुनाइट या इट विल स्नो। अब वो प्रिडिक्ट किया है कि वो रात में, अब वो रात की बात हो रही है, अभी प्रिडिक्ट किया है रात की बात के बारे में, तो मतलब कि अभी वो हो नहीं रही ये चीज़, वो होगी, विल जाएगा। विल स्नो इन रानीखेत टुनाइट, अभी वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो इसलिए विल का इस्तेमाल होगा। स्वप्ना कांट गो आउट दिस इवनिंग, हर फादर विल कम टू सी हर या इज कमिंग टू सी हर। हर फादर इज कमिंग टू सी हर, ये वही चीज़ हो गई बिल्कुल वैसे ही कि मैं आज शाम को बिजी हूँ क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, है ना। प्रोजेक्ट पे काम करूँगी या कर रही हूँ, तो करूँगी नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ इसलिए मैं बिजी हूँ। स्वप्ना के पापा आएंगे इसलिए वो आज नहीं आ सकती, ठीक है। स्वप्ना के पापा आ रहे हैं इसलिए आज वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो अभी आए तो है नहीं और ना ही आने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो विल कम वाली चीज़ है। इज कमिंग, वो आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं आने के लिए, इसीलिए वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो शाम तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज कमिंग। अब आता है थर्ड क्वेश्चन जिसमें बोलते हैं कंप्लीट दीज पीसेज ऑफ कॉन्वर्सेशन यूजिंग विल और गोइंग टू विद द वर्ब्स गिवन। अब विल का इस्तेमाल करना है और गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, तो इनको हम यहाँ पर लिख के रख लेते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, हमको विल यूज़ करना है और हमको गोइंग टू यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करना है। वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो, आप रेडियो क्यों ऑन कर रहे हो, क्योंकि मुझे न्यूज़ सुनना है। आई विल लिसन टू द न्यूज़ या आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़। अगर आप देखो यहाँ पे विल और गोइंग टू में अंतर ये होता है कि विल में आप बताते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं ये चीज़ करूँगी, आप बताते हो कि मैं करूँगी, आई विल डू इट, मैं करूँगी, ठीक है। लेकिन आई एम गोइंग टू, क्योंकि आप ये करने वाले हो, है ना। करूँगी और करने वाले हो का अंतर हो जाता है विल और गोइंग में। आई विल डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं करूँगी, मैं करने वाली हूँ। तो मैं रेडियो पे न्यूज़ सुनने वाली हूँ, ठीक है, मैं रेडियो पे न्यूज़ सुनूंगी। आप यहाँ जिद नहीं बता रहे हो, आप रेडियो को ऑन कर रहे हो क्योंकि मैं न्यूज़ सुनने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़, ठीक है। रानी बोलती है ओ आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी। तो रवि कहता है डोंट वरी, आई विल लेंड यू सम। अगर वो ऐसा, देखिए अगर ये बात हो रही होती कि मुझे मार्केट नहीं जाना, मैं शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोलता है कि मैं दे दूँगा, तो या मैं दे दूँगा मतलब वो चीज़ हो जाएगी आई विल गिव यू या आई एम गोइंग टू गिव यू। तो मैं दूंगा, दे रहा होऊंगा वाली चीज़ गोइंग टू में नहीं जा रही है, यहाँ सीधी बात हो रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो ये सीधी बात तो जा रही है कि मैं दूंगा, मैं करूँगा। जो चीज़ विल बताता है, विल यानी कि इच्छा,
विल का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि विल आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे तो आप विल यूज कर लोगे, नहीं। विल का मतलब होता है आपकी इच्छा बताता है, और गोइंग टू आपका एक्शन बताता है। आया समझ में? तो यहाँ पर उसकी इच्छा बता रहा है कि मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, वहां पे मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। यहाँ पे इच्छा है, यहाँ पे एक्शन है। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, है ना, होने वाली है। अब ये तो क्रिया ही है भाई, गोइंग टू, इट इज भी आएगा, इज गोइंग टू रेन, ये हो जाएगा क्योंकि वो चीज एक एक्शन है जो होने वाली है, किसी की इच्छा तो है नहीं, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, वॉट शाल वी हैव फॉर डिनर, आई कांट डिसाइड, हमें डिनर में क्या खाना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। रानी बोलती है मेक अप योर माइंड, सोच लो। रवि बोलता है ऑल राइट देन वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स, हम ऐसा खाएंगे। उसने बोला सोच लो, स्ट्रिक्टली बोला मेक अप योर माइंड, जल्दी बताओ क्या खाना है, तो वी विल हैव, हम ये खाएंगे। आप सीधा बता रहे हो, आप एक इच्छा बता रहे हो कि आपको ये खाने की इच्छा है। गोइंग टू की बात ही नहीं हो रही है कि वी विल बी हैविंग सो एंड सो, आप कुछ खाने वाले हो, नहीं, आप ये खाओगे, आप अपनी इच्छा बता रहे हो, क्योंकि वो पूछ रही ना कि क्या खाओगे, तो उसने अपनी इच्छा बता दी विल का इस्तेमाल करके। आगे है, वाई आर यू फिलिंग दी केटल विथ वाटर, आप केटल को पानी से क्यों भर रहे हो। आई एम गोइंग टू मेक कॉफ़ी, क्योंकि मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। फिर पहली चीज़ एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा उसको कॉफ़ी पीने की इच्छा नहीं है, उसको कॉफ़ी बनाना है। आई एम गोइंग टू मेक कॉफ़ी, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद है, रानी बोलती है, फिर से रानी और रवि बात कर रहे हैं, वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ते के लिए ब्रेड और बटर चाहिए। ऑल राइट, आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम, सीधी बात है, आई एम गोइंग टू द बेकरी, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं जा रहा था और रानी ने बीच में वो रोक के बोला कि ब्रेड और बटर लेते आना, नहीं, वो बोलता है कि वो लेने के लिए जाएगा अलग से, तो आई विल गो टू द बेकरी, मैं जाऊंगा ब्रेड और बटर लेने के ही काम से जाऊंगा। अगर यहाँ पे आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल होता तो वही होता है कि मैं जा रहा हूँ बेकरी तो ब्रेड बटर भी लेता आऊँगा, साथ ही साथ लगे हाथों ये काम कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं विल से, कि वो इस काम के लिए ही अलग से जाएगा कि मैं जाऊँगा बेकरी और लेकर आ जाऊँगा। बिफोर ही गोज आउट रवि टॉक्स टू देयर फादर, और फिर रवि अपने पापा से बात करता है। अब वो पापा को बता रहा है कि मैं ब्रेड और बटर लेने के लिए जा रहा हूँ, सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द बेकरी, तो यहाँ बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट सम ब्रेड एंड बटर, मैं लेने जा रहा हूँ। अब वो प्रोसेस में है जाने के, पहले वो प्रोसेस में नहीं थे, पहले वो सिर्फ इसी काम के लिए निकले थे घर से, उनकी इच्छा थी इसी काम के लिए जाने के लिए। अब वो पापा को बताते कि अब मैं जा रहा हूँ, अब आपको क्या चाहिए। Yes, I want some salt biscuits. Fine, I will get. क्योंकि पहले से तो डिसाइडेड नहीं था, ये अभी अभी हुआ है ना, मैं लेके आऊँगा या मैं ले आऊँगा इज करेक्ट ना, तो will get you a packet. क्लियर हो गया will और going to का डिफरेंस। तो ये देखिए आंसर्स देख लेते हैं। I am going to listen to the news, मैं न्यूज़ सुनने वाली हूँ। I will lend you, मैं दे दूँगा। I think it is going to rain, बारिश होने वाली है, बारिश होगी या बारिश होने वाली है, ये डिफरेंस था। All right then, we will have fried rice and dry beans, हम ये खाएंगे। I am going to make coffee, मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, खाएंगे बनाने वाली हूँ, there is a difference। ये सीधा आंसर होता है, ये एक्शन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आगे है, I will go to the bakery and get some, I am going to get bread and butter from, do you want anything from the bakery। पहले वो जाने वाले थे तो पहले से नहीं जा रहे थे, वो पहले कुछ नहीं कर रहे थे, वो अब जाने लगे तो वो उन्हें विल गो कहा। जब उन्हें पापा को बताया कि अब प्लान बन चुका है जाने का, तो आपको क्या चाहिए, तो आई एम गोइंग टू आ गया। उसके बाद में विल गेट कि हाँ अब ये नई बात आई है कि सॉल्ट बिस्किट्स लाना है, तो आई विल गेट। तो इसी के साथ
हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हमारी पूरी हनी ड्यू यहाँ पर ख़त्म होती है और ये पूरे चैप्टर्स, सारी पोम्स जो हमने पढ़ी हैं, इसके सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। स्क्रीन ऐसी ओपन होगी जिसमें आपको अपना कोर्स जो कि है सीबीएसई हिंदी मीडियम और क्लास 8 वो सिलेक्ट करना है। आप सामान्य अंग्रेजी हम हनी ड्यू आप पूरी कर चुके हैं, तो आपको जो भी हनी ड्यू में से पढ़ना है आप यहाँ जाइए, वॉच नाउ पर क्लिक करें और आपके पास वो पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें सारी यूनिट्स, उसके सारे टॉपिक सब दिया हुआ है। जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो के सामने वॉच नाउ है, वॉच नाउ पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें, सारे वीडियोस देखें ताकि आपके सिलेबस की कोई भी डाउट हो तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और फिर भी अगर कुछ बचता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अब क्योंकि आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए और सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, तो फिर इस वीडियो को लाइक करना बनता है, बिल्कुल लाइक करें। आगे के अपडेट्स के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर अभी बाकी है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म के वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।